सल्तनत उस्मानिया की यहूदियों को गाँव के गाँव औने पौने दामों बेचने की गलती अपनी जगह। इसका मतलब ये नहीं कि यहूदियों ने अरबों से ज़मीनें खरीद कर यहाँ इसराइल कायम किया था। ये वारदात ज़मीनें खरीद कर नहीं, ज़मीनें हथिया कर की गई। मामले की दुरुस्त तफ़हीम के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों की तरतीब ठीक रखी जाए। एक 1882 से 1908 तक है और दूसरा दौर 1908 से 1914 तक है। अहम बात यह है कि इन दोनों अदवार के अख्ताम पर यहूदियों के पास फ़लस्तीन की सिर्फ 2.6% ज़मीन थी। इन दो अदवार में बेची गई ज़मीनों की गलती अपनी जगह, और यही गलती यहूदी रियासत की तश्कील के अवामिल में से एक आमिल है। लेकिन असल वारदात उसके बाद हुई जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और एडमंड एलन बे ने कहा, अब सलीबी जंगें अपने अख्ताम को पहुँचीं। अरबों को बरतानिया ने इस वादे पर साथ मिलाया था कि उन इलाकों में अरबों की हुकूमतें बनेंगी। शरीफ हुसैन से एक तहरीरी वादा भी कर लिया गया था, लेकिन एक वादा यहूदियों से भी किया जा चुका था कि फ़लस्तीन में उनका कौमी वतन कायम किया जाएगा। जब इस वादे की तकमील के वक्त इखलाकी सवाल उठे और मकामी इज़्तिराब बढ़ा, तो उसका जवाब लॉर्ड बलफोर ने अपनी डायरी में यूँ दिया, हमें फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला करते हुए वहाँ के बाशिंदों से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। सहूलियत हमारे लिए अरबों की ख्वाहिशात से ज़्यादा अहम है। चुनांचे फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने की मुहिम को अमली शक्ल देने की शुरुआत यहाँ से हुई। नेपोलियन वो पहला हुक्मरान था जिसने फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी और रियासत की क़याम की तजवीज़ दी। लीग ऑफ नेशंस ने फ़लस्तीन को अंग्रेज़ों के इंतदाब में दे दिया और बरतानिया को हिदायत की कि न सिर्फ फ़लस्तीन को यहूदियों का वतन बनाने के लिए हर तरह की आसानियाँ फराहम की जाएँ, बल्कि सिहोनी तंजीम को बाकायदा रियासती नज़्म व नस्क में शामिल किया जाए। चुनांचे बरतानिया ने फ़लस्तीन में जो पहला कमिश्नर तैनात किया था, वो यहूदी था और उसका नाम हर्बर्ट सैमुअल था। उसने पहला काम ये किया कि ज़राअत और तालीम के शोबे यहूदियों के हवाले कर दिए। दुनिया भर से यहूदियों को बुलाकर फ़लस्तीन में आबाद किया जाने लगा। उन्हें ज़मीन काश्त करने के लिए कर्ज़े दिए गए और रिहाइश की मद में अलाउंस जारी किए गए। साथ ही उनके लिए वजीफ़े भी मुकर्रर किए गए। उन्हें पैकेज दिया गया कि जितनी फसल वो तैयार करेंगे उसके कीमत के साथ ही उतना ही इनाम उनको दिया जाएगा। दूसरी तरफ अरबों पर भारी टैक्स आयद कर दिए गए। बकाया जात की मद में उनकी ज़मीनें ज़ब्त करना शुरू कर दी गईं। ज़ब्त करदा ये ज़मीनें यहूदियों में मुफ्त तकसीम की जाने लगीं। यरूशलेम के मज़ाफ़ात से 8,000 अरब काश्तकारों को 50,000 एकड़ ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और बदले में उन्हें सिर्फ 3 पाउंड 10 शिलिंग का मुआवजा दिया गया। गौर फरमाइए, 3 पाउंड देकर 50,000 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। चुनांचे ज़मीन बेचने के बावजूद आलम यह था कि 1914 में फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद जो सिर्फ 70,000 थी, 1939 तक बढ़कर 4.5 लाख तक जा पहुंची। यहूदी जत्थे फ़लस्तीन में आने लगे। वो मुसल्लह थे, उन्हें हर किस्म का असला रखने की आज़ादी थी। कमिश्नर की जानिब से उन्हें न सिर्फ असला के लाइसेंस दिए गए बल्कि असला भी फराहम किया गया। मुसलमानों के लिए अलबत्ता कानून मुख्तलिफ था, वो असला नहीं रख सकते थे। हैफा में अरब किसानों को असला रखने के जुर्म में सज़ाए मौत तक दे दी गई। खंजर तक रखने पर पाबंदी थी। किसानों से ज़राई आलात बरामद करके कहा गया ये खंजर हैं या खंजर से मुशाबियत रखते हैं, और उस जुर्म में उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया और ज़मीनें ज़ब्त की गईं। दरानती रखने के जुर्म में ज़मीनें ज़ब्त की गईं और सज़ाएँ सुनाई गईं। ये भी खंजर ही है। जब मसला फ़लस्तीन को 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, तो इस सारी वारदात के बावजूद आलम यह था कि फ़लस्तीन की ज़मीन का सिर्फ 6.5% हिस्सा रकबा यहूदियों के कब्ज़े में था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने यहूदियों को फ़लस्तीन का 55% हिस्सा इलाका दे दिया। आज ये कहना कि यहूदियों ने ज़मीनें ख़रीद कर इसराइल बनाया था, इंसाफ नहीं है।
6.5% में भी ओवन की राय में 4% इलाका वो था वो कमिश्नर की मेहरबानी उसे जब्त करके या छीन कर यहूदी आबादकारों को दे दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने मगर सरीहन नाइंसाफ़ी करते हुए यहूद को 55% इलाका दे दिया, जबकि उनकी आबादी नए आबादकारों के तूफ़ान के बावजूद 33% थी। अरब उस वक्त भी 66% थे, लेकिन उनके हिस्से में 45% इलाका आया। अक़लियत को ज़्यादा इलाका मिल गया और अक्सरियत को कम। ये अक़वाम मुत्तहिदा का इंसाफ था। नवंबर 1947 को तक़सीम का ये फार्मूला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश किया गया। उसकी मुखालफत में सबसे तवाना आवाज़ उस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की थी जिसको क़ायम हुए 3 माह हुए थे, ये पाकिस्तान था। इस मंसूबे की मंजूरी के लिए कम अज़ कम दरकार वोट 33 थे, लेकिन मिलने वाले वोटों की तादाद 30 थी। चुनांचे हैटी, फ़िलिपाइन और लाइबेरिया को डरा धमका कर ये 3 वोट लिए गए और तादाद पूरी की गई। अमेरिका के पहले सेक्रेटरी दिफा जेम्स फोर्स्टल ने उस ज़माने के वाक़यात पर डायरी लिखी, जो दी फोर्स्टल डायरीज़ के नाम से न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में छपती रही। उसे सेंसर भी किया गया और बाद में एक किताब की शक्ल में शाये हुई। अब इस साल सुना है उसका गैर सेंसरशुदा एडिशन भी आ गया है। सेंसरशुदा एडिशन में वो लिखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी अक़वाम को दबाव में लाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए वो करीब करीब शर्मनाक थे। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसवेल्स ने भी इतराफ़ किया कि वाइट हाउस के बराह रास्त हुक्म पर यह दबाव इस्तेमाल किया गया। यूँ इसराइल कायम हुआ, ज़मीनें खरीद कर नहीं हथिया कर, और यह सिलसिला अभी थमा नहीं, जारी है। इसीलिए जो बचा है यानी गज़ा, उसे भी हथियाने के लिए चालें चल रहे हैं।